आज उदारवादी विचारधारा के इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं हमने पहले वीडियो में देखा था और आज हम बात करेंगे राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवादी विचारधारा। राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवादियों का सदैव एक ही दृष्टिकोण नहीं रहा है और इस संबंध में उसकी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रही है पिछले वर्षों में। मूल रूप में उदारवाद का जन्म स्वेच्छाचारी शासन एवं व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ। परंपरागत उदारवाद का मूल तंत्र स्वतंत्रता ही रहा है और इसके मूल सिद्धांतों की बात करें तो आगे इसकी चर्चा निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करती है। इनका मत है कि व्यक्तियों को नहीं वरन कानून का प्रभुत्व होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता के आदर्श द्वारा इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया जो मध्ययुगीन समाज में राज्य में व्याप्त थी। वर्गीय विशेषाधिकारों का बोलबाला था। सामंती व्यवस्था में सामंत वर्ग का आधिपत्य था और सामंत वर्ग के द्वारा व्यक्तियों को मनमाने तरीके से सताया जाता था। इस स्वेच्छाचारिता का विरोध किया गया और इस बात का प्रतिपादन किया गया कि व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार। नागरिकों पर उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाया जाए। ये इस विचारधारा की प्रमुख मांग थी क्योंकि मध्ययुग के निरंकुश शासकों द्वारा अनेक बार जनता पर मनमाने कर लगा दिए जाते थे। अतः नागरिक चेतना के उदय के साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उदारवादी संपत्ति को व्यक्तियों का एक पवित्र अधिकार मानते थे, इसलिए उनके द्वारा यह कहा गया कि नागरिकों पर कर लगाने का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बहुमत को ही हो सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादियों के द्वारा सदैव व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया। निरंकुशता का विरोध करते हुए उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों के अंतर्गत स्वयं अपने संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और भाषण की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उदारवादियों ने रहन सहन की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास, आराधना की स्वतंत्रता, इनको भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना। बात करते हैं सामाजिक स्वतंत्रता की। ये स्वतंत्रता भी उदारवादियों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना। समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए क्योंकि इन अवसरों के अभाव में स्वतंत्रता का उपयोग संभव नहीं है। इनका ये भी मत था कि जो विशेष प्रकार के पद होते हैं, पेशे होते हैं, व्यवसाय हैं, उच्च शिक्षा की सुविधाएं हैं और तमाम समुदाय की सदस्यता, ये सभी वंशानुगत गुणों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वरन इसके द्वारा
सबके लिए इसके द्वार खुले होने चाहिए। यही सही मायने में सामाजिक स्वतंत्रता की भावना रहेगी। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो उसमें उदारवादियों के दो प्रमुख सिद्धांत रहे हैं। एक तो था अहस्तक्षेप की नीति, दूसरा मुक्त प्रतियोगिता। ये दो आर्थिक स्वतंत्रता के आधार रहे हैं। व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और उनके द्वारा संचालित उद्योग तथा व्यापार में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप कदापि नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता उदारवादियों की रही है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा दो जो प्रमुख नीतियां अपनाई जानी चाहिए वो हैं हस्तक्षेप की नीति और मुक्त व्यापार। वस्तुओं के मूल्य और उनके उत्पादन की मात्रा स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में संविदा की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उन्हें अपने लिए आर्थिक उन्नति के लिए संघ और समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है परंपरागत उदारवादियों का। उदारवादी विचारक सभी राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे और भौगोलिक तथा प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। इसके अतिरिक्त वह जातीय समानता विभिन्न राष्ट्रों के मध्य इसका भी समर्थन करते थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्वतंत्रता, उदारवाद एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध इस प्रयोग का विरोधी रहा है और उसका विचार है कि शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर अधिकाधिक सामीप्य स्थापित किया जाना चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयत्न होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता और सर्वोच्च देन थी। राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है और इस राजनीतिक स्वतंत्रता में उदारवादियों के अनुसार चार प्रमुख चीज़ें सम्मिलित हैं। सबसे पहले नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए और अंतिम, राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर स्वतंत्रता पूर्वक विवाद करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पर्यायवाची बन गई। कुल मिलाकर के अगर परंपरागत उदारवाद जो विचारधारा है इसकी बात करें तो ये मान सकते हैं कि 19वीं सदी में यूरोप तथा अमेरिका में उदारवादी दर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसने यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमेरिका के औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इसके द्वारा इस मुक्त व्यापार पर बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के समीप आए और एक विश्व बाजार का निर्माण हो सका। धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक कर धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज के प्रगतिशील युग का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसने सभी प्रकार के विशेषाधिकारों पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अंत कर स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र का समर्थन किया। आज की संसदीय संस्थाएं और वयस्क मताधिकार का सिद्धांत
इसी उदारवादी दर्शन की देन है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन कर विभिन्न जातियों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदारवाद की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव ही अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया गया, और इसीलिए आज यह विचारधारा बनी हुई है और इसका महत्व आज के समाज में, राज्य में, सब जगह दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।